हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक, मान लो मैंने पीछे आपको क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया था, बेसिक वीडियो जिसमें मैंने सारे टॉपिक अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किए थे। आज उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जेई या नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ जेई या नीट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में क्या किए गए, पूछे गए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जो अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से मान लो क्या है कि भाई इस पर मान लो कमांड बनानी है न्यूमेरिकल पर, तो कृपया पिछली वीडियो जरूर देख के आओ जिस पर मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज के सारे कॉन्सेप्ट क्या किए हैं, क्लियर किए हैं। ठीक है, तो चलो मान लो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं, जहां से मैं क्या करूंगा, शुरू करूंगा, फिर उसके बाद इसके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज वाला अगर आपको याद हो, मान लो मैंने आपको समझाया था कि भाई थीटा है ना, मान लो एंगल थीटा, जब थीटा लेस देन क्या होगा, थीटा मान लो अब लेस देन होगा थीटा आर। यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा का मतलब है मान लो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, इंक्लाइंड प्लेन एंगल हो गया। ठीक है, तो थीटा आर जो है इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ क्या होता था, रिपोज। आपको पता है कि भाई एंगल ऑफ रिपोज जो होता है एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है कि जहां पर बॉडी जस्ट स्लाइड करना क्या करती है, शुरू करती है। एक ऐसा एंगल इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिपोज। तो सिंपल सी बात है, अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मान लो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा एंगल होता है जहां पर बॉडी स्लाइड करती है, मान लो स्लाइड करने शुरू कर देती है, उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो सिंपल सी बात है, अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मान लो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होगा तो बॉडी इंक्लाइंड मतलब क्या है कि भाई रेस्ट पे ही रहेगी, वो कभी भी क्या है कि भाई स्लाइड करना शुरू नहीं करेगी। तो यहां पर मान लो क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम मतलब ऑब्जेक्ट है ना, बॉडी बॉडी एट क्या होगी, रेस्ट होगी। जो बॉडी उस पर प्लेस्ड है वो हमेशा क्या होगी, रेस्ट पे होगी। तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो सिंपल सी बात है, जो अप्लाइड फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, मान लो ये पिछले भी मैंने लेक्चर में आपको समझाया अच्छे तरीके से। अप्लाइड फोर्स जो होती है वो मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या होती है, बराबर होती है। अगर आपको फ्रिक्शन मान लो इस कंडीशन में फ्रिक्शन पूछा जाए तो जितनी अप्लाइड फोर्स होगी, अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन की फोर्स को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या होगी, बराबर। इस केस में अगर आपको फ्रिक्शन पूछा जाता है तो आपने सिर्फ क्या निकालना है, इंक्लाइड अप्लाइड क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो उसके बाद अगला केस क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर हो सकता है। अब थीटा इज इक्वल टू थीटा आर मतलब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा। तो मेरे को पता है सर, जब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मतलब एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है तो जब तब क्या होता है, जस्ट मान लो क्या है, मोशन क्या होता है, स्टार्ट होता है ना। उस वक्त क्या होता है, जस्ट मोशन क्या होता है, स्टार्ट। और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा उसका मोशन जस्ट स्टार्ट होने लगता है उस एंगल पर। तो मेरे को पता है सर, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। और यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स होती है मान लो वो किसके बराबर होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी मैंने आपको पीछे भी समझाया, बातें सभी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू है ना, थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा आर होगा। इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो तब क्या होगा, तब तो आपको पता है एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, स्टार्ट होगा, है ना। मान लो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट होगा तो सिंपल सी बात है सर, अप्लाइड फोर्स मान लो क्या है, कैसे निकालेंगे वो तो हम क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है, इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और ये वाला जो केस समझाया था जहां पर जस्ट मोशन स्टार्ट होता है, जस्ट मोशन स्टार्ट मतलब ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा इस कंडीशन पर, है ना।
मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया, वहां से जाके ये बातें अच्छे तरीके से सीख लो, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए जब हम न्यूमेरिकल का निकालेंगे। उसके बाद अगर आपको समझ आ रहा है कि भाई अब एंगल की टर्म्स में बात करनी है, तो थोड़ा सा आपको एंगल ऑफ रिपोज के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन क्या होंगे, आसान होंगे। क्या पता होना चाहिए, चलो वो भी मैं बता देता हूं कि भाई क्या क्या आपको पता होना जरूरी है। जैसे आपको मान लो एंगल ऑफ रिपोज, पीछे भी मैंने आपको बताया था, मान लो डेरिवेशन करके बताई थी कि tan थीटा, मान लो tan थीटा r का मतलब मान लो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता था, म्यू के क्या बराबर होता था, मतलब म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के क्या होता था, बराबर। अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक, अगर काइनेटिक है तो काइनेटिक, तो इसका मतलब tan थीटा r किसके बराबर होता है, म्यू के क्या होता है, बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है सर, म्यू निकालने के लिए tan थीटा r मतलब एंगल ऑफ रिपोज पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब दो सरफेस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब tan थीटा पता होना चाहिए, तो सर मेरे को पता है कि थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है ना, याद तो आपको होंगी, मैथ के स्टूडेंट 10th तक तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बट फिर भी अगर नहीं याद तो ये याद रखनी है। अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि भाई tan है ना 0 डिग्री, tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती थी, तो आपको पता होगा 0 डिग्री पर tan 0 होता है। 30 डिग्री पर tan कितना होता है, 1 बाय कितना होता है, √3, और 1 बाय √3 का मतलब होता है 1 अपॉन √3 की वैल्यू 737 होती थी, ये अप्रोक्सीमेटली 0.575 कुछ ऐसी क्या आती है, वैल्यू आती है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 याद रखते हैं, 58, तो इसका मतलब tan मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, 0.58 के क्या होता है, बराबर होता है। जब आप 30 डिग्री की क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। उसके बाद मान लो 45 डिग्री, 45 पर तो आपको पता ही होगा कि भाई 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये जस्ट इसके बराबर है, ये याद रखना है। तो 1 के बराबर हो गया tan 45 डिग्री, मान लो उसके बाद 60 आ गया, तो 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है, √3, तो √3 तो आपको पता ही है 1.737 इसकी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। तो 90 की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि 90 पर वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो उसके बाद कुछ एंगल हमने याद भी कर रखे हैं, जैसे मान लो क्या tan 37 डिग्री, tan 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री, तो चलो उसका भी याद कर लेते हैं। तो tan मान लो क्या है, कितना होता है, 37 डिग्री, तो 37 डिग्री पर क्या होता था, यहाँ पर 3 4 5 होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा जाए tan 37 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर 37 भी याद रखना है, ये तो आपने याद रखा ही है, 37 डिग्री याद रखना है। tan 37 डिग्री क्या होगा सर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 कितना होता है, 0.75। तो इसका मतलब tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.75 क्या होती है, tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है। सर 53 डिग्री की क्या होती है, तो जब यहाँ पर एंगल मतलब 53 डिग्री होता था, तो आपको याद ही होगा क्या होता था, मतलब 53 पर कैसे होता था, यहाँ पर 53 आ जाता था, यहाँ पे क्या आ जाता था 3, यहाँ पर 4, बाकी सब कुछ क्या रहता है, सेम रहता है। तो सिंपल सी बात है सर, tan 53 डिग्री अगर निकालना हो तो tan 53 डिग्री क्या होएगा, 53 मतलब tan थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 बटे कितना होता है, 3, तो 4 मतलब 3 एकम 3 हो गया, तो इसका मतलब 3.3। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी क्या होती है वैल्यू। ये कुछ tan की वैल्यू याद रखनी है, अगर ऐसे याद रखोगे फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन क्या आते जाएंगे, समझ आते जाएंगे, और आप उसको इजीली क्या करते जाओगे, एक्सप्लेन करते जाओगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या रखनी है, याद रखनी है कि भाई क्या कैसे है। तो ये तो आपने याद रखी है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, मतलब ये वैल्यू तो आपको पता ही है, वैसे 3/4 होती थी, ये वैल्यू आपकी क्या होती है 4/3, बस उसको याद रखना है। डेसिमल में 3/4 का मतलब 0.75, और मान लो tan 53 डिग्री का मतलब 1 पॉइंट क्या होता है 33, मान लो क्या है उसकी वैल्यू होती है, मतलब tan थीटा की, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब आपको चीजें क्या लगेंगी, आसान, अगर मान लो क्या है अच्छे तरीके से ये बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो आपको इंक्लाइंड प्लेन दी है, ठीक है, तो चलो मान लो, सॉरी, इंक्लाइंड प्लेन दी है, यहां पर मान लो क्या है 5 किलोग्राम का मास दिया है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन दी है, ठीक है, यहां पर आपको मास 5 किलोग्राम का दिया है, और मान लो कि भाई दिया है म्यू की वैल्यू पूछ रहा है सरफेस के बीच क्या होगा, ये एंगल आपको कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन लिख लो, एट दिस एंगल फाइंड, एट दिस एंगल बॉडी, या मान लो ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन, देन फाइंड
एंगल ऑफ फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो मान लो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करके देखो कि भाई समझ आता है या नहीं आता। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन तो आसान ही है सर, ध्यान से देखो क्या बोला है। कहता है कि भाई 5 किलोग्राम का मास है, मान लो 30 डिग्री आपका एंगल दिया है, कहता है एट दिस एंगल ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन। तो इसका मतलब सर ये थीटा जो दिया है ये एक्चुअल में क्या दिया है, एंगल ऑफ रिपोज दिया है, जहां पर मान लो जो ब्लॉक होता है वो जस्ट स्लाइड करना क्या करता है, स्टार्ट करता है, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो मेरे को पता है सर एंगल ऑफ अभी आपने बताया कि tan थीटा r जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है ना, म्यू के बराबर होता है। अगर स्टैटिक की बात करें स्टैटिक, काइनेटिक की बात करें तो काइनेटिक, तो सिंपल सी बात है सर म्यू के बराबर हो गया, तो यहाँ पे म्यू किसके बराबर हो गया, tan थीटा r, r मतलब एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है सर 1/√3 अभी आपने याद करवाया, लगभग कितना होता है 0.58 इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपका म्यू निकल गया। ये आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई जब भी कभी एंगल ऑफ रिपोज निकालना हो तो मान लो ऐसे एंगल ऑफ रिपोज या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई, तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, फिर आपको बातें और क्लियर होंगी। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। पहले तो लिखो ठीक है, मान लो ये केस है, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो जल्दी जल्दी रीड करो, खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने देखा होगा, ध्यान से देखो कि भाई क्या पूछा है। अब देखो कहता है इज ब्लॉक मूव और एट रेस्ट, मतलब ये ब्लॉक मूव करेगा या रेस्ट पे होगा। दूसरा फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन क्या होगा, ब्लॉक। तो इसका मतलब दो वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये पता करना है ये एंगल, मान लो ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा या क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो मैंने आपको अभी बताया इसको चेक करने के एक्चुअल के दो तरीके होते हैं। मतलब कोई ब्लॉक रेस्ट पे है या मोशन में है, इसे चेक करने के दो तरीके होते हैं। या तो एंगल ऑफ रिपोज निकालो, आपको पता है कि अगर मान लो जो आपका एंगल है ना, जो आपका मान लो एंगल दिया है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दिया है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है सिर्फ ये ब्लॉक मोशन में होगा। ये तो बात आपने क्लियर कर दी। अगर मान लो जो आपका इंक्लिनेशन एंगल है वो रिपोज ऑफ एंगल से छोटा होगा, तो सिंपल सी बात है ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो एक तरीका तो वो चेक करने का होता है, वो आसान होता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, आपको पता है कि सर मेरे को पता है इस पर फोर्सेज जो लगती होंगी, मेरे को पता है कि जब आप इसको मतलब ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पे रखते हो तो ब्लॉक किधर को आने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये एक फोर्स हो गई जो इसको मूव करवाना चाहती है। तो इसको रोक के कौन रखता है, तो जब इसका मोशन इधर को होना चाह रहा है तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करती है, तो सिंपल सी बात है सर इधर को क्या लगता होगा, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब अगर ये वाली फोर्स बड़ी होगी, ये वाली फोर्स छोटी होगी, तो फिर भी ये ब्लॉक क्या करेगा, मतलब मूव करेगा। अगर ये वाली फोर्स इससे क्या होगी, छोटी होगी, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो बातें मेरे को क्लियर हो गई। इसका मतलब दो तरीके से हम सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं जनरली आपको tan थीटा याद करवाया। जब भी कभी मान लो इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन हो, आपने हमेशा क्या करना है, एंगल ऑफ रिपोज वाले से सोचना है। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है, तो मान लो रेस्ट पे है या मोशन में है, आपने एंगल ऑफ रिपोज से क्या करना है, इसको सोचना है। ठीक है, तो चलो सर मान लो करते हैं। मेरे को पता है कि भाई एंगल ऑफ tan थीटा r किसके बराबर होता है, सर म्यू के बराबर होता है। तो tan थीटा r मान लो हमने निकालना है, तो म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.7। तो 0.7 सर tan की कोई वैल्यू 0.7 होती थी, तो मेरे को पता है कि सर tan की वैल्यू 0. क्या होती थी, मतलब 7 का मतलब क्या होता है, 70 होता है। तो मेरे को पता है कि भाई tan 37 डिग्री की वैल्यू जो होती है, अभी आपने याद किया, मतलब कितनी होती थी, 0.75 होती थी। तो इसका मतलब 0.75 से जस्ट छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है ना। अभी मैंने आपको tan 37 डिग्री की वैल्यू बताई 0.75, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, ये भी आपको मैंने करके बताई 0.58 होती थी। तो सिंपल सी बात है सर, मालूम मेरे को पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू है, tan 37 डिग्री की ये, तो ये वैल्यू तो लगभग इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा,
36 डिग्री होगा या 36.5 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच ही कहीं ना कहीं होगा, इसके पास होगा 36 डिग्री 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री के पास पास कहीं ना कहीं होगा, 30 और 37 के बीच में होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि इंक्लिनेशन का एंगल कितना है, 30 डिग्री, इंक्लिनेशन का 30 डिग्री है, तो मेरे को पता है कि भाई एंगल ऑफ रिपोज कितना बन रहा है ना, मान लो tan 75 डिग्री की, मतलब 75 डिग्री, अगर मान लो इसकी वैल्यू 70 डिग्री है तो इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ रिपोज लगभग कितना बन रहा है, tan अगर 75 डिग्री होता, ये 75 होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी, 37 डिग्री। मेरे को पता है कि भाई ये वैल्यू 70 है, तो ये वाला एंगल लगभग कितना होगा, मतलब इन दोनों के बीच 30 और 37 के बीच होगा, और 30 और 37 के बीच मतलब 37 के आसपास होगा, तो इसका मतलब 36.5 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, इतना क्या होगा एंगल। तो मेरे को पता चल गया सर एंगल ऑफ रिपोज लगभग कितना है, 36 डिग्री, 36.5 डिग्री है, बट मेरे को पता है कि भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, छोटा है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि इसको क्या ये मतलब मूव करेगा या नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो ये तो एक तरीका हो गया एंगल ऑफ रिपोज से चेक करने का, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद मान लो दूसरा तरीका क्या होता है इसको चेक करने का, वो भी मैं आपको करके बता देता हूं कि भाई चेक करो। मेरे को पता है सर इस पर अब इसकी फोर्सेस बनानी आनी चाहिए, तो आपको पता ही है, ये पीछे भी मैंने आपको बड़े केस करवाए हैं ऐसे इंक्लाइंड प्लेन वाले। मेरे को पता है कि सर जब इसका mg जो होता है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है, और इधर मान लो नॉर्मल एक्शन इधर को एक्ट करती है ना, जिसे हम n कहते हैं, n के ऑपोजिट mg का क्या होता है ना, ये एंगल थीटा होता है। मतलब जितना एंगल ये होता है, ये भी मैंने आपको पीछे करके बताया, उतना ही सेम टू सेम एंगल ये होता है 30 डिग्री। तो फिर इधर कौन सा कंपोनेंट होता है, mg cos 30 डिग्री होता है, तो इधर कौन सा होगा, mg sin क्या होगा 30 डिग्री क्या होगा एंगल। तो ये फर्स्ट तरीका एंगल ऑफ रिपोज से चेक कर सकते हो। वहां से आपको क्लियर हो गया कि भाई एंगल ऑफ रिपोज से आपको समझ आया कि ये एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, तो मतलब एंगल ऑफ रिपोज आपका आया था 36.5, तो इसका मतलब थीटा जो है वो थीटा r से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पे। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे चेक करते हैं, अब मेरे को पता है कि सर इसको इधर ले जाने वाला है ना, ये तो आपको पता ही है ना कि ये 30 डिग्री, ये कितना होता था 90 डिग्री, तो अगर ये 90 है, ये कितना होगा 60, तो सर मेरे को पता है कि ये पूरा एंगल कितना है 90 है, तो इसका मतलब अगर ये 60 है, पूरा 90 है, तो 90 में से 60 जाएगा, ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ये मैंने आपको पहले भी बताया, या याद रखना होता है, मान लो पिछली वीडियोस में बहुत बार बताया है, याद रखना होता है जो यहाँ पर एंगल होता है, यहाँ पर मान लो क्या एंगल होता है, सेम टू सेम उतना ही एंगल होता है। ये मैंने आपको करके भी बता दिया, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 90 होगा, तो ये कितना होगा ना 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 है, ये पूरा कितना 90, तो 90 में से 60 गया, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो ये बातें तो मेरे को सर क्लियर है। अब उसके बाद मेरे को पता है कि भाई ये है ना, अभी मैंने आपको बताया कि भाई चेक करो कि नीचे वाली फोर्स कौन सी है ये, तो मेरे को पता है कि अगर ब्लॉक इधर को स्लाइड करना चाह रहा और कोई फोर्स लग रही है, एक सर इसके पीछे की तरफ फोर्स लगती है जिसे हम क्या कहते हैं फ्रिक्शन, तो इसका मतलब फ्रिक्शन लगता है। अब मान लो कि दोनों फोर्सेस निकाल के देख लो, एक तरीका ये होता है, मान लो मेथड नंबर 2 है ना, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं, वैसे मैं एंगल ऑफ रिपोज से इसको क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा। मेथड 2 क्या कहता है कि भाई चेक करो, इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर mg है ना, डाउनवर्ड फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स हो गया। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, मान लो फोर्स सॉल्व करें, mg sin क्या होगा 30 डिग्री, तो मास कितना है सर 2, g की वैल्यू मान लो कि भाई आपको दी है 10 दी है, ठीक है, तो 10 हो गया, sin 30 कितना होता है 1/2, तो इसका मतलब सर 5 पे गया, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 10 न्यूटन, और पीछे की तरफ फोर्स लग रही है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई अगर मोशन में होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर रेस्ट पे होगा तो स्टैटिक, मान लो लिमिटिंग क्या होगा फ्रिक्शन होगा। तो चेक करते हैं कि सर पीछे की वैल्यू कितनी है, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जहां तक ब्लॉक क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है। अगर उससे वैल्यू अप्लाइड फोर्स की ज्यादा होगी तो ब्लॉक क्या करता है, मूव करता है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, ब्लॉक उस वक्त क्या होगा, या फिर रेस्ट पे होगा, या कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो या फिर अगर मतलब क्या अप्लाइड फोर्स की वैल्यू छोटी होगी इससे, तो ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे लेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, तो सर मेरे को पता है म्यू एस इनटू क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो एफएल, म्यू एस की वैल्यू दी है सर 0.7 नॉर्मल रिएक्शन। देखो मेरे को पता है ब्लॉक इधर को जाने की कोशिश कर रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब सर इधर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई दोनों फोर्सेस क्या होती है बराबर, ये वाली फोर्स इसके बराबर है mg cos 30 डिग्री, तो यहाँ पे निकाल दो mg cos कितना होगा सर 30 डिग्री, तो fl क्या हो गया 0.7 इंटू mg, mg मतलब 2 इंटू कितना हो गया ना, मास कितना दिया है 2 दिया ब्लॉक का,
इंटू कितना हो गया 10 हो गया, तो साथ में क्या आ गया cos 30, cos 30 होता है √3/2। तो FL की वैल्यू निकालो कितनी बनी सर, यहाँ पे 20 हो गया, 20 साथ 140, 140 मतलब 14 आ गया, 14 √3/2। तो इसका मतलब इसको इसके से काटोगे तो कितना बना 7 √3 बचा, तो फिर 7 √3 आपको पता ही है ना, 7 गुना √3 कितना होता है 1.737 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करा लो। अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ गया सर, मान लो 7 या 21 हो गया, 2 आंसर 49 और 2 51, 5 आंसर 7 और 5 कितना हो गया 12। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लगभग कितनी आई 12.11 न्यूटन आई। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्लो को रोकने वाली फोर्स मैक्सिमम कितनी लग सकती है 12.11। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स है नीचे की तरफ वो कितनी है 10 न्यूटन। अगर ये फोर्स छोटी होगी इससे तो मेरे को पता है ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी मेथड है, निकालना पड़ता है। मान लो अगर आप एंगल ऑफ रिपोज को ध्यान से सोच रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, तो वहां से तो इजीली निकल जाएगा, एक स्टेप में क्वेश्चन आपको क्या आ जाएगा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ये मेथड नंबर 2 है जहां से आपने निकालना है। दूसरा एंगल ऑफ रिपोज वाला मैंने एंगल मतलब मेथड निकाल के बताया, वहां से आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो मैं अब अगली बार कैसे निकालूंगा, ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं यहां से ही क्या करूंगा सोचूंगा, और जहां से सोचूंगा और यहां से मैं क्या निकाल लूंगा एंगल की वैल्यू निकाल लूंगा। मतलब एस्टिमेशन, एग्जैक्ट एंगल थोड़ा ना निकालना है, आपने तो ये चेक करना है कि भाई वो छोटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, छोटा है एंगल ऑफ रिपोज से, या उसके क्या बराबर है या उससे क्या बड़ा है, तो वो एस्टिमेशन लेनी है थोड़ी सी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। तो सर मेरे को समझ आ गया, तो मेरे को पहला क्वेश्चन तो समझ आ गया कि भाई क्या होगा ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया, मैंने अभी आपको निकाल के बताया 12.11 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जो इस ब्लॉक को यहाँ पर रोक के रख सकता है, मतलब ये वाला फ्रिक्शन है ना। तो मेरे को पता है कि भाई सर मान लो क्या, अब ये ब्लॉक कहाँ पे होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ब्लॉक रेस्ट पे होगा। दूसरा आपको पूछा है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स, तो जब ब्लॉक रेस्ट पे होता है इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई अप्लाइड फोर्स जो होती है ना, अप्लाइड फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होती है। क्योंकि हमें पता है सर, पिछली वीडियो में भी हम जान चुके हैं, फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स, मतलब जितनी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होती है उतनी ही फ्रिक्शन अपने आप को क्या करता है एडजस्ट करता है, जब बॉडी क्या होती है रेस्ट पे होती है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इसका मतलब जितनी नीचे की तरफ फोर्स जिसे हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, मतलब जिस तरफ मोशन हो रहा हो उसे अप्लाइड फोर्स कहते हैं, मतलब उस तरफ की फोर्स को अप्लाइड फोर्स कहते हैं। तो ये अप्लाइड फोर्स हो गई, और पीछे की तरफ जो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो सिंपल सी बात है सर, पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगता होगा वो इस फोर्स को बैलेंस करता होगा, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो अप्लाइड फोर्स आपने निकाल ली है ना, अप्लाइड फोर्स अभी निकाली थी, mg sin 30 डिग्री कितनी आई थी 10 ही आई थी शायद, है ना। तो कितना आ गया ये स्टैटिक क्या आ गया आपका फ्रिक्शन आ गया। तो सर mg 2 × 10 × 1/2 10 ही आई है ना, 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। तो मैक्सिमम कहां तक एडजस्ट कर सकता है 12.11 न्यूटन तक क्या कर सकता है एडजस्ट। उसके बाद फ्रिक्शन मान लो उसको एडजस्ट नहीं कर सकता अपने आप को, उसके बाद बॉडी क्या आ जाती है मोशन में आ जाती है, एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो सर बातें मेरे को समझ आ गई, ये दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है डील। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया। तो चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर उसके बाद मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि भाई ये ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। अब मैं मान लो आपको समझ आ ही गया कि भाई इधर कौन सा कंपोनेंट होता है। अब हमेशा मैं इधर को क्या बनाऊंगा डायरेक्टली कंपोनेंट बनाऊंगा, है ना। ये हो गया। तो मान लो म्यू एस की वैल्यू आपको दी है 0.75, और यहाँ पे म्यू के भी दी है, म्यू के आपको दी है 0.70। तो आपको पता ही है म्यू के हमेशा छोटा होता है एज कंपेयर टू म्यू एस। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर किया था। मान लो आप क्वेश्चन पूछे, इज बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन। दूसरा, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे। पहले मेथड से एंगल ऑफ रिपोज चेक करेंगे कि भाई जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है या कितना है। ठीक है, तो थीटा आपको कितना दी है 30 डिग्री दी है, तो एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। सर एंगल ऑफ रिपोज कैसे होता था tan थीटा r, है ना, किसके बराबर म्यू s के बराबर। तो इसका मतलब tan थीटा r मतलब म्यू के बराबर। म्यू अगर मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा
मतलब तो मेरे को पता है म्यू एस हो गया, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो ये होगा। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे कितना आ गया 0.75, तो ये तो मैंने अभी आपको याद करवाया। 0.75 कौन सा होता है सर, tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 37 डिग्री की वैल्यू 0.75, तो यहाँ पे tan कितना आ गया 37 डिग्री आ गया, तो विद थीटा r इज इक्वल टू कितना आ गया 37 डिग्री। तो सिंपल सी बात है सर, थीटा r जो होगा वो किससे बड़ा है, थीटा से बड़ा है, इंक्लाइंड प्लेन के एंगल से एंगल ऑफ रिपोज बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो पता लग गया कि भाई रेस्ट पे होगा। तो जब ब्लॉक रेस्ट पे होता है, हमें पता है कि भाई जितनी अप्लाइड फोर्स होती है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस तरफ जितनी फोर्स होती है उतना ही क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। या मैंने आपको केस भी समझाया कि जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन छोटा होता है एंगल ऑफ रिपोज से, तब अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होती है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होती है, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है, फोर्स होता है। तो सिंपल सी बात है सर, इसके कंपोनेंट, अब मैं कंपोनेंट नहीं बना रहा, डायरेक्टली बना रहा हूं। इधर मेरे को पता है कौन सा होता है, mg cos थीटा होता है, cos थीटा मतलब 30 डिग्री होगा इधर, है ना। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, इधर को हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, mg sin 30 डिग्री होगा। तो पीछे की तरफ क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। मान लो अब कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, अगर ब्लॉक रेस्ट पे होता है तो पीछे की तरफ क्या होता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ब्लॉक मोशन में होता तो पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन होना था, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है सर, अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगी सर, फ्रिक्शन के बराबर होगी, ये तो मेरे को पता है। तो अप्लाइड फोर्स कितनी है, मतलब ये वाली तो मतलब उसको मूव करने की कोशिश कर रही, तो इसको कौन रोक रहा, ये रोक रहा, तो ये वैल्यू इसके क्या होगी, बराबर, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो mg sin कितना हो गया सर 30 डिग्री, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। mg मास कितना दिया 10 sin 30 1/2 हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स सर 5 हो गया, तो इसका मतलब 50 न्यूटन आपकी क्या आ गई, फ्रिक्शनल क्या आ गई, फोर्स आ गई। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो कितने 50 न्यूटन क्या लग रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। तो सर मेरे को पता है, जब मान लो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से छोटा हो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मेरे को पता है कि सर ये तो रेस्ट पे ही है, तो रेस्ट पे तो एक्सेलरेशन 0 ही होती है, तो इसका मतलब ये तीसरे क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो 1 by 1। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी, चौथा क्वेश्चन लिखो। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन पूछा है जो पिछले क्वेश्चन में पूछे थे। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि भाई ये एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से बड़ा है या छोटा है, फिर आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि भाई ब्लॉक मूव करेगा या ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो सर चेक करते हैं, मेरे को पता है कि भाई थीटा कितना दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया 37 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिपोज कहां से करना है सर, tan थीटा r इज इक्वल टू कितना दिया 0.5 दिया। तो सिंपल सी बात है 0.5 का मतलब 0.50 होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.58 होती है ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.58 होती है। तो सिंपल सी बात है सर 30 डिग्री की वैल्यू अगर 0.58 है, tan थीटा जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। मान लो आपको यहां से समझ आया होगा 0 पर उसकी वैल्यू 0 होती थी, 30 पर उसकी वैल्यू 0.58 अप्रोक्सीमेटली, और मान लो 45 पर उसकी वैल्यू 1, और मान लो 60 पर उसकी वैल्यू 1.737, और 90 पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, ये अनडिफाइंड हो जाती थी, है ना। तो ये हो जाता था।
तो ध्यान से देखो कि भाई जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ना, इधर को थीटा इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है tan थीटा की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सिंपल सी बात है सर, जितना थीटा ज्यादा होगा उतना tan थीटा ज्यादा, और जितना थीटा छोटा होगा उतना tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ये बात तो क्लियर हो रही है। अब यहां से समझो, देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू ये है, तो मेरे को पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी है ना, ये वाली वैल्यू कितनी है, 0.50 है। तो सिंपल सी बात है, अगर 30 डिग्री पर 0.58 है, अगर थीटा मतलब ज्यादा हो तो tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर मान लो क्या, देखो ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी है ना, tan थीटा छोटा हो तो थीटा छोटा होता है, ये वाली वैल्यू क्या होगी सर, छोटी हो गई। अगर ये छोटी है ना, 0.58 से छोटी है, तो सिंपल सी बात है ये एंगल इससे भी क्या होगा, छोटा होगा, 30 डिग्री से भी क्या होगा, छोटा। तो अगर 30 डिग्री से छोटा है तो सिंपल सी बात है सर, 50 है, 0.58 है, तो मान लो कितना होगा, 29 डिग्री होगा, 28 डिग्री होगा, इतना कोई एंगल होगा। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिपोज बन रहा है। तो इसका मतलब थीटा आर जो होगा, अभी आपको पूछा नहीं है, मैंने आपको बोल रहा हूं कि यहां से आपने अप्रोक्सीमेटली समझना है। आपको ये नहीं पूछा कि एंगल ऑफ रिपोज बताओ कितना होगा, अगर रिपोज बताएगा मतलब एंगल ऑफ रिपोज पूछेगा, फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से मैं एस्टिमेशन ले रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा। यहां से मेरे को ये समझ आ रहा है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू ये, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ी तो ये भी tan थीटा है ना, अगर थीटा बढ़ा तो tan थीटा बड़ा होता है। अगर मान लो ये वाली वैल्यू छोटी, ऑब्वियस सी बात है कि भाई tan थीटा की वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब थीटा भी क्या होगा, छोटा होगा। इससे छोटा होगा तो इससे छोटा गया, तो सर लगभग ये वैल्यू बराबर ही है, थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब 29 डिग्री 28 डिग्री थीटा की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो यहां से मेरे को समझ आ रहा है कि थीटा आर की वैल्यू जो बन रही है, एंगल ऑफ रिपोज की जो वैल्यू बन रही है, वो लगभग कितनी बन रही है सर, 29 डिग्री, लगभग है ना, लगभग बोल रहा हूं 29 डिग्री बन रही है। तो सिंपल सी बात है सर, थीटा आर जो है वो थीटा से क्या गया, छोटा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बड़ा है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिपोज। तो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बड़ा हो एंगल ऑफ रिपोज से, तो इसका मतलब ये बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी, ये क्या करेगी, मोशन में होगी। तो ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर आ गई यहां से। तो इसका मतलब ये बॉडी क्या होगी, मोशन में। आप दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि भाई वैसे भी, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। दूसरे से करना थोड़ा सा लेंथी होता है, उस पर पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी पड़ेगी, फिर अप्लाइड फोर्स, फिर पता चलेगा कि मोशन में है या नहीं है। तो यहां से आपको सीधा ही समझ आ रहा है कि वो मोशन में है या नहीं है। अगर थीटा रिपोज से, एंगल ऑफ रिपोज से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा, तो सिंपल सी बात है सर, स्लाइड करेगी, मोशन में होगी। अगर मान लो क्या है, छोटा होगा, तो वो क्या होगी, रेस्ट पे होगी। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, अब वो ये मोशन में है ना, मान लो ये ब्लॉक जो है मोशन में है, तो पहले तो इसकी फोर्सेस नीचे की तरफ सर mg sin कितना है, 37 डिग्री दी है। तो इधर क्या होता है सर, mg cos 37 डिग्री, सीधा कंपोनेंट लिख रहा हूं है ना, आपको पता ही है कि भाई वो तो पता ही है, mg को तोड़ लिया हमने। तो इधर को क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होगी, काइनेटिक। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा फ्रिक्शन दिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा दिया होगा, म्यू के दिया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो कौन सी फोर्स लगानी है सर, अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इनटू क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ के म्यू के की वैल्यू कितनी है, म्यू के 0.5 दी है, तो इनटू 9, एंड नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है सर, mg cos थीटा। तो सर mg cos क्या हो गया, 37 डिग्री। तो सर 37 वाली ट्रायंगल आपको याद ही होगी ना, मान लो एफ के इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 इंटू कितना हो गया, मास कितना है सर, मान लो 10, जी कितना है 10 माना, तो cos 37 मतलब ये, तो इसका मतलब 37 हो गया। तो सर इधर कितना 3 4 5 बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 4 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। इससे कटेगा तो 2 पे गया, तो इसको मान लो मल्टीप्लाई करा लो, एफ के कितना हो गया 0.5 इंटू कितना हो गया ना, मान लो 0.5 इंटू 20 हो गया, 20 नहीं हुआ सर, 20 चौका कितना हो गया, 80 हो गया। तो सर 80 हुआ तो फिर एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, इसका मतलब 8 5 40 न्यूटन आपका क्या आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये चेक कर लो, गलती ना की हो, बाकी सब कुछ सही है। मतलब cos 37 निकालना था, cos 37 मतलब 4 है ना, बेस अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, पर cos 37 ठीक है, 4 बटे 5 10, 5 दिया था ग्रेविटी, 5 2 20 हो गया। तो 20 चौका कितना हो गया 40, 40 को इसके साथ क्या करवाना था, मल्टीप्लाई करवाना था। तो सर 0.5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 न्यूटन इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है सर, सही है। तो चलो मान लो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन निकल गया, अब उसके बाद क्या पूछा आपको, एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही सकते हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है सर कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या, ब्लॉक इधर को जा रहा, पीछे की तरफ ये फोर्स लग रही, तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट किसके बराबर होता है, मान लो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस mg साइन कितना होगा 37 डिग्री माइनस कितना हो गया पीछे वाली फोर्स काइनेटिक क्या हो गया फ्रिक्शन, तो एफ नेट है ना, एफ नेट क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg कितना है सर 10 इंटू 10 साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, वो होता ही है ना 3/5 37 डिग्री वाली ट्राइंगल माइनस कितना हो गया एफ के कितना सर 40, तो इसका मतलब मास कितना सर 10 इंटू ए हो गया, तो सर 10 250 हो गया, इसको काट लो कितने पे गया सर 2 20 या 60 माइनस 40 हो गया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी सर 20/2 हो गया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी क्या आई एक्सेलरेशन आई। ठीक है, तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बातें आपको समझ आई होंगी कि कैसे चेक करना है कि ब्लॉक रेस्ट पे है या मोशन पे। जब ब्लॉक रेस्ट पे होगा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अगर ब्लॉक मोशन पे होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, ये बातें आपको क्या आई होंगी फील आई होंगी, समझ आया होगा कि कैसे इन चीजों के साथ क्या किया जाता है डील किया जाता है। ठीक है, तो सर मेरे को ये क्लियर हो गया, तो चलो अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगले टाइप से और बातें क्या होंगी क्लियर होंगी कि कैसे इन क्वेश्चंस के साथ क्या किया जाता है डील किया जाता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। मान लो आपको इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, ठीक है, मान लो 10 किलोग्राम का मास दिया है, एंगल आपको दिया 37 डिग्री दिया है, ठीक है, यहां पर आपको क्या दे दिया है म्यू स्टैटिक दे दिया है 0.2 दे दिया है, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टू केप्ट द बॉक्स एट रेस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको मान लो एक फोर्स, चलो मान लो ये पीछे की तरफ फोर्स दी है, ठीक है, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है, आपको क्या बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा एफ टू केप्ट द बॉक्स एट क्या होगा रेस्ट होगा, मतलब ये कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी पीछे की तरफ जब ये बॉक्स क्या रहेगा हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट पे कब होता है जब नेट फोर्स क्या होगी 0 होगी ना, पीछे की तरफ वाली फोर्स और आगे की तरफ वाली फोर्स क्या होगी मतलब बराबर होगी, तो नेट फोर्स क्या होगी 0, तो जब नेट फोर्स 0 होती है तो ब्लॉक क्या होएगा रेस्ट पे होएगा। तो सिंपल सी बात है सर, पीछे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो ये लगा रहे हैं, तो जब ब्लॉक मान लो पहले तो मेरे को ये पता है कि भाई ध्यान से मान लो अगर आपको ये चेक करना है कि भाई ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो कैसे चेक करते हैं, वो तो आप कर ही सकते हो, cos 37 डिग्री हो गया, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ क्या हो गया mg cos 37 डिग्री हो गया, सॉरी sin 37 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब sin 37 डिग्री हो गया। अब आपने चेक करना है कि भाई ब्लॉक रेस्ट पे है या मोशन में, तो यहां से चेक कर सकते हो, ध्यान से देखो 37 डिग्री है, तो इसका मतलब सर मान लो 37 डिग्री थीटा 37 डिग्री दी है, और मेरे को पता है कि भाई tan थीटा r किसके बराबर दिया है म्यू एस कितना 0.2, तो 0.2 तो बहुत छोटा होता है। मेरे को पता है सर tan 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती थी, अभी आपने बताया tan 30 डिग्री पर कितनी 0.58, जब ये वाली वैल्यू बड़ी होती है तो थीटा की वैल्यू भी बड़ी होती है, जब ये वैल्यू छोटी, तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, अगर ये छोटी होगी तो एंगल ऑफ रिपोज इससे बड़ा ज्यादा क्या होगा छोटा होगा, तो इसका मतलब 30 डिग्री से भी एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा छोटा, तो अगर 30 डिग्री से भी छोटा है तो यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, तो इसका मतलब ब्लॉक क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा। यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका मोशन क्या है, एक्चुअल में ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा। वैसे आपको पूछा नहीं था, चेक करना होता तो ऐसे आप चेक कर सकते थे कि आपको पता है 30 डिग्री पर इतनी वैल्यू, तो मेरे को पता है कि सर 30 डिग्री पर अगर इतनी है, अभी आपने समझाया कि भाई जितना बड़ी ये वैल्यू होगी उतना एंगल बड़ा होगा, क्योंकि ये tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा जितना बड़ा होता है थीटा भी उतना ही बड़ा होता है। अगर tan थीटा देखो tan थीटा की वैल्यू छोटी होगी, अगर tan थीटा छोटा होगा तो थीटा भी क्या होगा छोटा होगा इससे, तो इससे छोटा मतलब 30 डिग्री से छोटा, तो मेरे को पता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो 37 डिग्री है, जिसका मतलब बॉडी क्या करेगी स्लाइड करेगी, ये बात तो मेरे को क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो चलो बॉडी अगर स्लाइड करती होगी तो ये इसको स्लाइड कराता होगा, तो इसे रोकने के लिए पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगती होगी, जिसे हम क्या कहते हैं मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं लिमिटिंग क्या कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता होगा, तो जब ये दोनों फोर्सेस इसके बराबर होंगे तो ब्लॉक क्या रहेगा रेस्ट पे रहेगा। तो कंडीशन निकालते हैं कि भाई ब्लॉक रेस्ट पे कब होगा, तो चेक करो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पता है कि भाई ब्लॉक
एट रेस्ट होगा। तो रेस्ट पे कब होता है, जब नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ फोर्स क्या होती है, बराबर, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब यहाँ पर ब्लॉक क्या होएगा, रेस्ट पे होएगा। तो सिंपल सी बात है सर, आगे की तरफ फोर्स कितनी है, mg sin 37 डिग्री, पीछे की तरफ फोर्स कितनी है, तो F प्लस कितनी हो गई, F लिमिटिंग हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m की वैल्यू 10 हो गई, g की वैल्यू 10 दी है, sin 37 डिग्री 3/5, 37 वाली ट्राइंगल आपको पीछे से देख सकते हो, अगर याद हो गई है तो अच्छा है, 3/5 होती है। F की वैल्यू निकालनी है, तो सर मेरे को पता है म्यू इंटू कितना होता है, n होता है। तो सर इधर निकाल लेते हैं, FL की वैल्यू है ना, FL क्या होता है, म्यू इंटू n, तो म्यू इंटू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो FL म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.2, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg cos कितना होगा सर, 37 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भर दो mg, मास इंटू क्या हो गया ना, mg मास इंटू ग्रेविटी, cos 37 4 बटे कितना होता है सर, 5 होता है। तो इसका मतलब 2 पे गया, तो अगर 2 पे गया तो FL कितना आ गया, मान लो इसका ये इससे कट गया, तो 2 दूनी 4, 4 चौके कितना हो गया, 16 न्यूटन क्या आ गई आपकी, क्या आ गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम फोर्स जो इस पर लगा सकता है फ्रिक्शन, वो कितनी लगा सकता है, 16 न्यूटन। तो यहाँ पे 16 आ गया, तो इसको काट लो, कितना आया सर, 20 नहीं 60 हो गया। तो 60 इज इक्वल टू F प्लस कितना हो गया, 16, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइनस कितना हो गया, 16। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू कितना आया, 44 क्या आ गया, न्यूटन आ गया। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया कि जब आपने मान लो फोर्स नहीं लगाई, मान लो जब ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा, तो इसका मतलब आपने एक फोर्स लगाई, दोनों फोर्सेस का सम इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। अभी यहाँ पे रुक जाओ, अभी मान लो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मान लो यहाँ से आपके दिमाग में पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है या फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे क्लियर होगा, अब ध्यान से बात को सुनना। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मतलब इतनी इक्विलिब्रियम कंडीशन लिया, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो गई, तो सिंपल सी बात है, मेरे को यहाँ से मिनिमम फोर्स कितनी निकली, 44 क्या निकली, न्यूटन। तो मिनिमम क्यों निकली सर, मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकते। अब ध्यान से बात को समझना, देखो ध्यान से, अगर आपने यहाँ पर 44 न्यूटन फोर्स लाई है ना, यहाँ पर 44 लगाई, यहाँ पर कितनी मैक्सिमम कितनी लग सकती थी, 16 न्यूटन, क्योंकि FL का मतलब होता है मैक्सिमम फोर्स। तो यहाँ पर सर इसकी वैल्यू जो होगी वो 60 न्यूटन होगी। देखो ये 60 न्यूटन ही निकाला है, ये 60 न्यूटन है। अब मैं आपको पूछूं कि अगर आप इसको मान लो क्या 45 कर दो, 44 की जगह पर आप 45 कर दो, तो बॉडी मूव करेगी, तो आपका आंसर होगा सर बॉडी मूव थोड़ा ना करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर आपने इधर को 45 न्यूटन फोर्स लगाए, हाँ ये वाला मान लो जो सरफेस है ये इस पर मैक्सिमम फोर्स 16 लगा सकता था, तो 16 अगर मान लो आपने यहाँ पर 45 न्यूटन लगाई, तो ये इसके ऊपर इससे कम फोर्स भी तो लगा सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 45 लगाते तो यहाँ पर कितनी फोर्स लगनी थी, यहाँ पर लगनी थी 15, क्योंकि आपने बैलेंस करना है, 60 न्यूटन इधर है 45 इधर, तो मान लो 15 इसने लगाना था सरफेस ने, तो कितना हो जाना था 60, तब भी ये बैलेंस होना था। तो इसका मतलब आपको ये नहीं पूछा कि भाई मिनिमम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, उन्होंने बोला कि फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी कि ब्लॉक के रहे रेस्ट पे रहे। तो सर ये बात तो मेरे को समझ आ रही है कि अगर मैं 45 लगाऊंगा तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, वो 16 को कम करके कितना कर देगा, 15 कर देगा। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा, 60 न्यूटन। अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम की वैल्यू तो यही है, मतलब मिनिमम फोर्स आपको इतनी लगानी पड़ती थी, बट उसने मिनिमम की बात नहीं की, उन्होंने बोला है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, मतलब कितनी फोर्स लगाएं कि ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रहे। तो इसका मतलब मिनिमम नहीं पूछा, तो मिनिमम नहीं पूछा, ये मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मान लो 46 करते तो सर फ्रिक्शन फिर से अपने आप को एडजस्ट करता, ये 14 कर लेता तो ये हो जाता। तो अगर आप यहाँ पर क्या करते 60 करते, तो सिंपल सी बात है सर, अब फ्रिक्शन को जरूरत है कोई फोर्स लगाने की, 60 इधर है तो 60 ही इधर है, तो सिंपल सी बात है सर, इधर तो कोई फोर्स नहीं होती, बैलेंस हो गई, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इधर क्या करता 61 करता है ना, 60 तक तो चलो बैलेंस है, अगर मैं 61 करता तो 61 करता, अब सर इधर फोर्स बड़ी हो गई, इधर फोर्स छोटी हो गई, तो जिधर फोर्स बड़ी होती है ब्लॉक तो इधर को जाता है, तो ये ब्लॉक किधर को मूव करना शुरू करना था, इधर को जाना शुरू करना था, बट एक्चुअल में मेरे को पता है ब्लॉक रेस्ट पे है। तो सिंपल सी बात है कि भाई फ्रिक्शन हमेशा मोशन को क्या करता है, अपोज। आपने फ्रिक्शन तो बनाया नहीं, तो इसका मतलब इस बार अगर आप यहाँ पे 61 फोर्स लगाते तो इस बार फ्रिक्शन किधर को एक्ट करना था, इधर को एक्ट करना था। तो इधर को कितना सर आपने मतलब फोर्स को बैलेंस करना है, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इधर को 60 लग रही है, इधर को मान लो 60 लग रही है, तो इधर कितना फोर्स लगनी थी, फ्रिक्शन ने कितनी लगानी थी, 1 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है,
सर फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस करना था। अब मेरे को पता है अगर मैं इधर बाढ़ लगाता तो इधर कितनी हो जानी थी 2, तो इसका मतलब ये कब तक चलनी थी, जहां तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। तो कहां तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहां तक ये 16 न्यूटन फोर्स ले सकता है। तो अगर मान लो 16 न्यूटन फोर्स इधर हो गई तो सिंपल सी बात है 16 और ये कितना हो गया 76, तो इसका मतलब यहां पर आप 76 न्यूटन फोर्स लगाओगे तब भी ये ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो सर अब मेरे को समझ आ रहा है कि एक्चुअल में फ्रिक्शन तो अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करता रहता है, वो जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अकॉर्डिंग टू मान लो क्या सिचुएशन फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। तो आपको मिनिमम फोर्स कितनी लगानी पड़नी थी 44, अगर आप 45 भी लगाते तब भी ये रेस्ट पे रहता क्योंकि फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करना था इधर। अगर आप 46 भी लगाते तब भी इसने रेस्ट पे रहना था। अगर मान लो आप 61 लगाते तब भी इसने रेस्ट पे रहना था क्योंकि जब आपने 61 इधर को लगाया तो 60 तो इधर को ये इसकी वजह से लग रहा था, 1 न्यूटन किसने लगा देनी थी, फ्रिक्शन ने, तो दोनों बराबर हो नहीं थी, नेट फोर्स 0। तो मैक्सिमम ये कितनी लगा सकता है सर 16 न्यूटन, तो इसका मतलब इस तरफ मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन को डाल के कितनी लग सकती है 76। तो अगर आप यहाँ पर 76 लगाओगे तब भी ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो सिंपल सी बात है सर, एक्चुअल में जो फोर्स की वैल्यू है वो कहां से लेके कहां तक आई, 44 न्यूटन से 76 न्यूटन के क्या आई, बीच आई। तो इसका मतलब ये मतलब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। जब आपने फ्रिक्शन को क्या लिया था, ये कौन सा केस था, फ्रिक्शन आपने अपवर्ड लिया था, तो जब आप फ्रिक्शन डाउनवर्ड लेते फ्रिक्शन, या फिर आप सीधा भी समझ सकते थे ऐसा केस को कैसे निकाल सकते हैं, जब आप फ्रिक्शन डाउनवर्ड लेते तो फिर डाउनवर्ड फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर 16 है। तो इसका मतलब इन दोनों की फोर्स डाउनवर्ड फ्रिक्शन लेते, इन दोनों का सम किसके बराबर होना था, ये वाली फोर्स के बराबर। तो भी सिंपल सी बात है सर, हम ऐसे भी लिख सकते थे कि F इज इक्वल टू क्या होना था, इन दोनों को प्लस करते क्योंकि ये दोनों का सम जब तक इसके बराबर रहेगा तब तक क्या है कि भाई बॉडी मूव नहीं करेगी। या जो भी दो कंपोनेंट है, यहाँ दो कंपोनेंट का सम मतलब एक डायरेक्शन में जो फोर्स है दूसरी डायरेक्शन के फोर्स के बराबर रहेगी तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहां तक मैक्सिमम कितनी फोर्स लगती थी, 60 तो लग ही सकती थी। उसके बाद सर 16 न्यूटन कौन लगा सकता था, फ्रिक्शन। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो मैक्सिमम कितनी लगनी थी, इन दोनों की फोर्स किसके बराबर होनी थी, इसके बराबर। तो सीधा लिख सकते थे हम 60 प्लस कितना होना था 16, तो इसका मतलब F मैक्सिमम कितनी हो सकती थी 76 न्यूटन। तो देखो इन दोनों के बीच ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि फ्रिक्शन कैसे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर आपको और बातें क्लियर होंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका जेई का क्वेश्चन है, वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जल्दी लिखो। ठीक है, तो ये जेई 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आसान ही है। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे तरीके से देखी है तो ये आसान ही क्वेश्चन है। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। कहता है ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन द प्लेन इन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका मतलब एक आपको प्लेन दी है जो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और बोल रहा है कि विद एक्सेलरेशन, एक ब्लॉक है। तो इसका मतलब सर इसमें तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है स्लाइड कर रहा है या नहीं, उन्होंने बोल ही दिया। तो इधर कौन सा कंपोनेंट होता है, mj साइन कितना होगा 30 डिग्री दिया, हाँ साइन 30। इधर कौन सा होता है सर, mj cos कितना होगा 30 डिग्री। ऊपर की तरफ क्या होगा सर, नॉर्मल रिएक्शन। तो जो अगर मोशन इधर को हो रहा है क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो इधर को ही जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगी सर, इधर को होगी। तो कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ध्यान से पढ़ो, ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता होगा। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसा केस हो, मैंने एक डेरिवेशन करके बताई थी कि उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको याद हो क्या होता था, j इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आप डायरेक्टली इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। अगर
आप डायरेक्टली याद नहीं रखना चाहते तो कंपटीशन का जमाना है, अगर जेई का पेपर दे रहे हो तो टाइम भी तो बचाना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एक्सेलेरेशन जब भी कभी स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन होगा नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, इसके क्या होती है, बराबर होती है। तो ये याद रखना है। अगर फिर से समय है तो मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं ऐसे, बट इस फॉर्मूले को क्या रखना है, याद रखना है। ये एक्चुअल में पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से डेरिवेशन करके बताई थी कि ये इसका फॉर्मूला बनता है जब वो क्या करता है, स्लाइड। तो सिंपल सी बात है सर, अगर निकालना है तो कैसे निकालें, मेरे को पता है नीचे की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो नेट फोर्स किसके बराबर सर, नीचे वाली बड़ी फोर्स है, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, mg साइन क्या होगा 30 डिग्री माइनस, है ना। चलो पहले मैं निकाल के बता देता हूं, ठीक है, ये फॉर्मूला निकाल के बताता हूं। साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा mg साइन थीटा, है ना, माइनस क्या होगा पीछे वाली फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा एफ के, यही नेट फोर्स होगी, आगे वाली फोर्स में से पीछे वाली माइनस कर दो, ये नेट फोर्स हो गया। तो सर नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, mj साइन क्या आ गया थीटा। तो सर एफ के क्या होता है, म्यू इंटू क्या होता है, एन होता है, तो म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर, ये बैलेंस है एक दूसरे के साथ, तो एन की वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा। तो इसका मतलब 30 नहीं लिख रहा मैं, अभी आज जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं, ये फॉर्मूला ट्राई करके बता रहा हूं, फिर सीधा इसको क्या रखना है याद, और डायरेक्टली आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे सॉल्व। म्यू mg कितना हो गया सर, cos थीटा हो गया ना, इसकी जगह पर अगर थीटा लिख दें, थीटा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर 30 है तो कोई भी थीटा हो सकता है, तो इसका मतलब mg sin थीटा माइनस म्यू mg क्या हो गया cos थीटा, है ना, इसका फॉर्मूला म्यू इंटू एन, म्यू आ गया, एन की वैल्यू हमने भर दी है। तो म्यू कौन सा होगा सर, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। mg कॉमन निकालो, देखो कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, mg बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया sin थीटा माइनस क्या हो गया, है ना, म्यू के इंटू क्या हो गया cos थीटा। तो देखो m से m गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि भाई क्या, g sin थीटा माइनस म्यू के इंटू क्या हो गया cos थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी कभी एक्सेलरेशन वाला केस होगा, नहीं तो अदरवाइज ऐसे आप बना ही सकते हो हर एक क्वेश्चन में, अगर बनाओगे तो टाइम लगेगा तो टाइम खराब होगा। तो ये याद रख सकते हो, थोड़ी बहुत चीजें याद भी रखा करो, ये चीज याद रखोगे तो सीधा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो सर मेरे को याद हो गया, रख लूंगा मैं याद, तो कोई बात नहीं, इतने फॉर्मूले तो मैं याद रख ही सकता हूं। अगर नहीं रख सकते तो मैंने मेथड भी समझा दिया, ऐसे आपने क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व। अगर याद है तो सिंपल सी बात है सर, ए जी की वैल्यू 10 मानते हैं हम, साइन थीटा कितना दिया सर, कितना, थीटा का मतलब इंक्लिनेशन एंगल होता है 30 डिग्री दिया है, माइनस म्यू के दिए, म्यू के तो निकालना है सर, देखो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो उसके बाद म्यू के निकालना है, और साथ में क्या दिया है cos 30 डिग्री दिया है, तो cos 30 डिग्री हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है g/4, अगर g/4 दी है तो 10 बटे कितनी होगी 4, तो 10 से 10 कट ही गया, 1/4 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, sin 30 1/2 होता है, म्यू के cos 30 कितना होता है, √3 क्या होता है 2 होता है। तो सर मेरे को पता है कि भाई अगर, है ना, मान लो ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, 1/4 माइनस 1/2 माइनस म्यू के √3 क्या बच गया, 2 बच गया ना, माइनस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, इसे सॉल्व कर लो, 4 हो गया। तो सर 1 - 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू के इंटू √3/2 बचा, तो इधर क्या बच गया, जब 1 में से -2 जाएगा, माइनस 1/4 बचा, माइनस म्यू के √3 कितना हो गया 2, इससे ये कटा, तो सिंपल सी बात है सर, इससे 2 से ये गया, तो इसका मतलब क्या बचा, है ना, म्यू के इंटू √3, ये इक्वल टू क्या बचा 1/2 बचा, इक्वल टू 1/2, तो फिर म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 √3, ये आपका क्या आ गया, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। ये आपका अगला क्वेश्चन था, यही 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये अगर आपको सही तरीके से बात समझो, ठीक है। तो चलो मान लो ये भी बात आपको क्लियर होगी कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी जेई का है। अब जेई के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट में से पूछे गए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने पढ़ा होगा, देखते हैं कि भाई क्या लिखा है। ठीक है, कहता है ब्लॉक स्लाइड डाउन, ए ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है सर, एक ब्लॉक है, किसके ऊपर है, स्लाइडिंग डाउन कर रहा है, कितने 30 डिग्री पर, मान लो स्लाइड डाउन कर रहा है। वही केस है सेम टू सेम सर, मान लो क्या स्लाइडिंग डाउन वाला, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, क्या होता था, जे क्या साइन थीटा माइनस क्या होता था, म्यू के कॉस थीटा। तो मेरे को पता है यहाँ पर म्यू के ही आएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन हो रही है, एक्सेलेरेशन मतलब मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसके बाद पढ़ो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये तो समझ आ रहा है। 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर यू की बात कर रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट कवर्स मतलब 8 मीटर डिस्टेंस दिया है इन फर्स्ट 10 सेकंड, 2 मतलब 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कर रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सर फिर से म्यू के की वैल्यू पूछ रहा है, अगर म्यू के निकालना है, जी तो हमें पता है, थीटा भी हमें पता है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अगर एक्सेलेरेशन नहीं पता तो इसका मतलब ये जो डाटा दिया है ये एक्सेलेरेशन निकालने के लिए ही दिया है, तो यहां से पहले एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता करते हैं। तो सर कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाई दे रहा है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो सर मेरे को पता है s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना सर 8 मीटर हो गया, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 0 हो गया, टाइम सर आपको दिए, हाँ 2 सेकंड दिए, तो इसका मतलब प्लस 1/2, a आपने निकालना है, t फिर से 2 सेकंड दिया, 2 से 2 गया, मान लो ये हो गया स्क्वायर हो गया, तो सर ये 0 हो गया। r इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो गया, 2 2 जा 4 इंटू a, तो ये 2 हो गया, ये इससे जाएगा, तो सर 4, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी एक्सेलेरेशन आ गई। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन आ गई, अब एक्सेलेरेशन आ गई तो अब तो कुछ भी निकाला जा सकता है। तो सर इधर भरते हैं, 4 इज इक्वल टू 10 साइन कितना 30 डिग्री माइनस म्यू के कॉस 30 डिग्री, तो ये भर देते हैं सर, ये इधर जाएगा 4/10 हो गया ना, ये कितना हो गया 4/10, तो 4/10 का मतलब कितना होता है सर 2/5, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 2/5 हो गया, तो इधर कितना बचा 1/, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं इधर डिवाइड ही करना है, वैल्यू करो पहले। देखो ये साइन 30 1/2 होता है, म्यू के हो गया, cos 30 कितना होता है सर, cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ से 10 को मल्टीप्लाई भी इधर कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ा आसान हो सकता है। अगर इससे करोगे तो सर 10/2, इसका मतलब 5 हो गया, इसको करोगे 2 से 2 गया ना, 10 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, जो 2 से 5 पे गया, 5√3 हो गया, तो इसका मतलब 5√3 साथ में क्या आ गया, म्यू के आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो वैसे कर लेते तब भी आ जाना था, ऐसे करोगे तो तब भी आंसर आ जाना था। ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5√3 म्यू के, ये माइनस क्या है, उधर जाके प्लस क्या हो गया 5√3 म्यू के हो गया, तो ये इधर प्लस का उधर आगे माइनस का हो गया, तो सर 5√3 म्यू के इज इक्वल टू 1, तो फिर म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई म्यू के की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये थोड़ा उसके बढ़िया क्वेश्चन हो गया, वहां पर तो आपको सीधा ये निकालना था जेईई के क्वेश्चन में, यहाँ पर आपने एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी निकालनी पड़ी, ये एक और बढ़िया क्वेश्चन हो गया जहां से आपको चीजें और ज्यादा क्या होंगे क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था, मान लो कैसे इसको क्या करना था एक्सप्लेन। ठीक है, तो चलो अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर बातें और क्लियर होंगी। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कैसे। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना क्वेश्चन को, फिर मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये भी जेईई का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, ये जेईई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आसान ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो कैसे होगा।
चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पढ़ो जल्दी जल्दी। कहता है ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो इंक्लाइंड प्लेन से मान लो क्या है नीचे की तरफ जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सर इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मैंने पीछे आपको समझाया था कि जब भी कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना, मतलब जब भी कभी मान लो, पहले तो फोर्सेस बना लो फिर बताता हूं कैसे। mg sin थीटा, थीटा दिया है सर, आगे पढ़ो। कांस्टेंट वेलोसिटी द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो थीटा ही दिया है, तो इसका मतलब इधर कंपोनेंट कौन सा होगा? mg sin क्या होगा? थीटा होगा। इधर क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। इधर कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स? काइनेटिक होगा, क्योंकि वो स्लाइड डाउन कर रहा है, सिंपल सी बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और नीचे की तरफ क्या होगा सर? mg cos क्या होगा? थीटा। और इधर की तरफ क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने बताया था जब भी कभी ब्लॉक रेस्ट पे हो, चाहे ब्लॉक रेस्ट पे हो, चाहे ब्लॉक क्या हो, आपका क्या कर रहा हो, मान लो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो ना, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, ये दोनों का मतलब होता है नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। एफ नेट जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। जब नेट फोर्स जीरो होती है तो इसका मतलब ब्लॉक या तो रेस्ट पे होता है या यूनिफॉर्म क्या कर रहा होता है? मोशन। तो सिंपल सी बात है सर, अब वो बोल रहा है कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली फोर्स इस फोर्स से क्या होगी? बराबर होगी। तब जब नेट फोर्स जीरो होती है या तो ब्लॉक रेस्ट भी होता है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। ठीक है, तो सर मेरे को बोला है उन्होंने कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कब रेस्ट भी होता है, कब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया था। बट आपको ये याद रखना है कि जब भी एफ नेट जीरो होगी या तो ब्लॉक रेस्ट भी होगा या यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है या यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है, कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, तो आपने याद रखना है कि ये दोनों फोर्सेस क्या है? बराबर है। तो सिंपल सी बात है सर, काइनेटिक फ्रिक्शन बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब नेट फोर्स जीरो होती है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो यूनिफॉर्म मोशन या फिर क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो सर एफ के किसके बराबर हो गया? mg sin थीटा के बराबर हो गया। तो मेरे को पता है इधर तो इक्विलिब्रियम पहले से ही है, ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है? बैलेंस क्यों कर रही है? क्योंकि ऊपर और नीचे कोई भी फोर्स नहीं लग रही। तो n इज इक्वल टू क्या होएगा? mg cos थीटा होएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो कि भाई क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या करो? पता करो। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पता होने चाहिए कि भाई क्या होती है। सर कॉन्टैक्ट फोर्स दो होती है, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक कौन सी होती है? मतलब सरफेस में दो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। एक्चुअल में वो पूछ रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना, वो निकाल के बताओ। तो सिंपल सी बात है सर, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका मतलब इसका हमने क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं R अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो। तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? R। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। अब मेरे को पता है सर R किसके बराबर होता था, हमने पढ़ा है ना, रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता था? पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस क्या होएगा? fk स्क्वायर प्लस 2 into n into fk into cos of angle between them। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? सर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन पैरेलल टू सरफेस लगता है, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। तो सिंपल सी बात है 90 डिग्री एंगल होगा, cos 90। तो cos 90 क्या होता है? जीरो होता है, ये खत्म हो गया। तो सर f r इज इक्वल टू n की वैल्यू किसके बराबर है? mg cos थीटा का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। मास मान लो छोटा मान लो, इधर मैंने छोटा m लिख लिया ना, मास छोटा मान लिया क्योंकि बड़ा दिया था। तो सर fk कितना है? mg sin थीटा का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। तो ये तो जीरो हो गया, तो सॉल्व करो इसको, बस ये आपका क्या होगा? रिजल्टेंट। तो सर मेरे को पता है इधर क्या निकल रहा है, mg मान लो m स्क्वायर g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन गया। तो सर m स्क्वायर g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बन गया। अब इसे क्या कर लो? सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके क्या निकालो? आंसर निकालो। तो दिखाई दे रहा होगा आपको, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं? खत्म। तो सर मेरे को पता है कि भाई इधर क्या बचा? r। देखो m स्क्वायर g स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल रहा है, m स्क्वायर g स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बना? sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा, है ना। इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, क्योंकि आपने शायद पढ़ा हो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की? 1 होती है। तो सर अंडर रूट क्या बचा? m स्क्वायर g स्क्वायर इंटू 1 बचा। तो याद रखना, अगर नहीं पता तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है अंडर रूट के साथ ये पावर कैंसिल हुई, इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या बचा? mg बचा। ठीक है, तो ये आपकी रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है जो किसके बराबर आई? mg के क्या आई? बराबर आई। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था।
जिसमें आपको क्या है मान लो वेक्टर भी यूज करवाया, वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज करवाया और मान लो कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट भी करवा दिया, यूज करवा दिया। ठीक है, तो चलो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये आपका क्या था, अगला जेईई 2022 का क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और है, उसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, वो भी जेईई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी रीड करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। कहता है बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट, मतलब एक बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर क्या है, एक बैग रखा गया। ठीक है, तो मान लो ये बैग जेंटली, जेंटली मतलब जस्ट इसे क्या किया गया, प्लेस किया गया, इज मूविंग ऑन ए स्पीड ऑफ, मतलब बेल्ट जो है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर बैग इज क्या होगा, मान लो 0.4, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 दी है। इनिशियली द बैग स्लिप ऑन द क्या होगा, बेल्ट होगा। तो एक्चुअल में ध्यान से मान लो, ये बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से कैसे क्लियर होगा, जब आपने मान लो बैग को रखा तो बैग क्या कर गया, बैग की स्पीड कितनी होगी, हमें पता है सर, जब किसी मूविंग चीज पर किसी चीज को रखा जाता है या कोई चीज जिस पर मान लो जिस मूविंग चीज में बैठी होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, उतनी होती है, उसकी एक्सेलरेशन भी कितनी होती है। अगर आप मान लो बस में बैठे हैं तो बस की जो स्पीड होगी आपकी भी वही स्पीड होगी। मान लो वहां पे आपने बिस्कुट का पैकेट रखा है तो बिस्किट के पैकेट की भी उतनी ही क्या होगी, स्पीड होगी। तो सिंपल सी बात है सर, जब आपने इस बैग को इसके ऊपर रखा होगा, इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी होगी, इतनी होगी। तो जब इसको इनिशियल स्पीड बनी, आप खुद समझो कि जब मान लो बेल्ट आगे की तरफ जा रही है, आपने जस्ट बैग को रखा तो बैग की जब इनिशियल स्पीड बनी तो बैग क्या करेगा, जस्ट थोड़ा सा स्लाइड करेगा, स्लिप करेगा। ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला क्या है, केस है। मतलब बेल्ट ऐसे जा रही तो आपने जस्ट उसको रखा, तो जब रखा तो उसको एकदम मान लो क्या मिली, इनिशियल स्पीड। तो जब किसी चीज को एकदम इनिशियल स्पीड मिले तो वो क्या करता है, थोड़ा सा क्या करता है, स्लाइड करता है। तो जब जो स्लाइड करेगा तो सर मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी होगी, इतनी स्पीड से वो स्लाइड किया होगा। तो जब इतनी स्पीड से वो स्लाइड करेगा, इन दोनों सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर वो ब्लॉक जो होगा वो कितनी इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मेरे को पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो मेरे को म्यू भी किसका दिया होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है, आसान सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई बताओ ये ब्लॉक कितने मतलब डिस्टेंस बाद क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, जब मेरे को पता है कि भाई ब्लैक आगे को जा रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन भी होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ क्या होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन निकाल देते हैं कि भाई क्या उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन होगी। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन हो गई तो उसके बाद मेरे को निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो सर एक्सेलरेशन मेरे को नहीं पता, डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद टाइम भी मेरे को नहीं पता, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें। एक बात आपको और क्लियर है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, कन्वेयर बैग इज इन ना इनिशियली द ब्लैक स्लिप्स, मतलब स्लिप कर रहा है, उसके बाद ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्ड ड्यू टू क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो सर मेरे को समझ आ रहा है कि भाई u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 0 है। देखो ध्यान से, ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्ड, मतलब जब वो स्टॉप हुआ, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। तो ये भी तो समझ आ रहा है कि जब ये झटके से आगे की तरफ गया होगा, फ्रिक्शन इसे रोकना चाहेगा, तो रोकेगा तो कुछ टाइम बाद ये क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब रेस्ट पे आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो सिंपल सी बात है सर, u की वैल्यू ये हो गई, v की वैल्यू ये हो गई, टाइम हमें दिया नहीं कितने टाइम बाद वो रुकेगा। उसके बाद सर मेरे को क्या दिया, 2as मैंने निकालना है। तो मेरे को पता है कि अगर टाइम भी नहीं दिया तो फिर टाइम या एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो, अगर टाइम पता होता तो सेकंड इक्वेशन, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है तो थर्ड इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो सर एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखो कि भाई पहले हम क्या कर रहे थे, स्लाइडिंग डाउन वाला, जो मान लो ये वाला केस मैं आपको समझा रहा था, इसमें भी तो स्लिपिंग ही हो रही है, स्लाइड ही तो कर रहा था। आपने कोई फोर्स लगाई, आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, ड्यू टू की है कि भाई एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ मान लो क्या है, इंक्लाइन प्लेन, ये क्या कर रहा था, नीचे की तरफ स्लिप कर रहा था, या क्या कर रहा था, स्लाइड कर रहा था। तो सिंपल सी बात है सर, यही तो केस हुआ। तो यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो होता था वो थीटा होता था, इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर सर, मेरे को पता है, अभी पीछे की g इंटू साइन थीटा माइनस क्या होता था, म्यू के इंटू क्या होता था, कॉस थीटा, यही तो होता था। तो ध्यान से देखो कि भाई अब आपको पूछा जाए कि यहां पर मान लो पहले इसके और हॉरिजॉन्टल के बीच कितना एंगल होता था, थीटा। अब कोई एंगल है तो थीटा की वैल्यू सर मेरे को समझ आ गया, कितना हो गया, 0। ये अगर इसके ऊपर आ गया तो थीटा 0, अगर 0 हो गया तो यहां पर बढ़ते हैं, यहां से एक्सेलरेशन मिल तो जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा यहां से एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये चीज आपको समझ आ गई है, क्योंकि अगर मान लो इसको मैं सीधा कर दूं तो थीटा की वैल्यू 0, अगर थीटा 0 तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये भी स्लिपिंग का ही केस है, स्लाइडिंग का केस है, तो ये भी तो स्लाइड ही कर रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एक्चुअल में इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, तो सर यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। अगर एक्सेलरेशन निकल गई तो सब कुछ निकल गया। जी तो पता है 10 है, साइन थीटा 0 डिग्री हो गया, म्यू के कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री। तो सर मेरे को पता है a इज इक्वल टू, सॉरी डायग्राम मिटा दी, डायग्राम में आपको म्यू दिया है, हाँ सर दिया ना। मान लो ये म्यू की वैल्यू कितनी दी है, म्यू के की वैल्यू कितनी दी है, 0.4। तो इसका मतलब 10 हो गया, साइन 0 0 होता है, माइनस म्यू के 0.4 हो गया, 1 हो गया। तो सर a इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो सर मेरे को पता है मतलब 0, तो ये कितना हो गया, 0.4 इंटू 10 ही हो गया ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग गई। अब क्या पूछा है सर, डिस्टेंस पूछा है, तो कौन सी इक्वेशन लगाए, मतलब टाइम पता होता तो सेकंड, अगर मान लो नहीं पता टाइम तो एक्सेलरेशन पता लग गई है। अब किसकी वैल्यू निकाल दो, मान लो किसके, डिस्टेंस की। तो सर सिंपल सी बात है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है सर, 0 हो गया। a u कितना है, u की वैल्यू कितनी है सर, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियली कितनी वैल्यू है उसके, मान लो 2 का स्क्वायर हो गया 2a। a सर पीछे की तरफ है, अभी तो आपने बताया फ्रिक्शनल फोर्स ही तो उसको अपोज कर रही है, तो फिर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, अगर पीछे की तरफ हो तो वैल्यू क्या लेनी होती है, नेगेटिव, ये आपको पता होगा। तो सिंपल सी बात है सर, -4 हो गया इंटू क्या हो गया, s है ना, इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, पीछे वाली नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस से कट गया, तो इसका मतलब 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 1/2, इसका मतलब s कितना मूव किया होगा, उसने 0.5 मीटर क्या किया होगा, मूव किया होगा। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। ये उसका डिस्टेंस है, जब वो स्लिप किया ना, जब आपने उस पर रखा, रखने के बाद उसको इनिशियल मिली तो वो जस्ट स्लिप किया, स्लिप करने में उसने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, 0.5 मीटर डिस्टेंस क्या किया होगा, मूव किया होगा। तो ये आपका जेईई 2022 का क्या था, क्वेश्चन था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते, बट मैंने आपको अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो बाकी आप खुद करना ट्राई, खुद करोगे तो करते जाओगे तो सीखते जाओगे। ठीक है, तो चलो मान लो अगर आपने मान लो क्या है कि भाई ये सारी चीजें अच्छे तरीके से की हैं, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो चलो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।